चलिए सर, सो अगला जो पॉइंट हमारा है उसका नाम क्या है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड। मतलब ऐसा कि भाई साहब, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बंदा है जिसका नाम है पीसी, आपके सामने खड़ा है, ठीक है। अगर बोले मैं मेरे बारे में यहाँ पे बात करूँ तो मैंने क्या कहा कि आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, सीएस हूँ मैं अपने आप में, ठीक है। तो नाम आप ले सकते हो सिंपल तरीके से CSPC, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे मैं दो टाइप के काम जो है अपने ज़िंदगी में करता हूँ। एक तो सिंपल तरीके से जो टीचिंग वाली चीज़ है वो, और दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कह सकते हैं काइंड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। सर प्रैक्टिस में क्या रहता है? सर प्रैक्टिस में ये रहता है कि अलग अलग जो कंपनीज वगैरह होती हैं, कभी किसी कंपनी में शेयर्स वगैरह जब इश्यू होते हैं, या फिर जब कंपनी में किसी जनरल मीटिंग में स्क्रूटनाइजर का काम करना होता है, या फिर जो सेक्रेटरी ऑडिट वगैरह है वो सब चीज़ें करनी होती है, तो बीइंग अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी मेरे पास में क्लाइंट जो है वो आते हैं, राइट। अब सर ऐसे केस में हुआ क्या कि ये वाली चीज़ किसी और इंसान को पता चली, और वैसे तो सीएस के प्रोफेशन में ऐसा कुछ होता नहीं है, ना ही सीए के प्रोफेशन में ऐसा कुछ भी होता है, लेकिन मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह पे एक और दूसरा बंदा है जो कि सीएस है, वो आके मुझे कहता है कि देखो प्रवीण भाई, एक काम करो। बोले क्या? बोले मैं ना तुमको एक साथ 20 लाख रुपए दे देता हूं, लेकिन बदले में ना तुम मुझे एक बात का कमिटमेंट दो कि आज के बाद में तुम या तो बोले ये प्रैक्टिस वाला काम नहीं करोगे, ठीक है, और या फिर अपन सीएस की बात यहाँ पे नहीं करते हैं, टीचिंग की बात जो है वो कर लेते हैं। मतलब सामने वाले ने क्या कहा कि टीचिंग वाला जो काम है ना ये छोड़ दो, बोले तुम छोड़ ही दो, बोले कुछ और कर लो। मैंने एक बार तो बोला कि मैं कहा यार ऐसा क्यों? बोले भाई सीधी सीधी बात ये कि जब तुम टीचिंग वाला काम यहाँ पे कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप लोग इतने कॉस्ट इफेक्टिव लेक्चर्स बच्चों को प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से बच्चे हमारे लेक्चर्स को परचेज ही नहीं करते, हमारे लेक्चर्स लेते नहीं बोले बच्चे, राइट। तो अगर आज यहां से हट जाओगे, जिसके लिए बोले मैं आपको 20 लाख रुपए पे कर रहा हूं, तो मनमाना प्राइस जो भी हमारा रहेगा वो बोले बच्चों से चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि ये 20 लाख रुपए तो बोले आराम से कवर हो ही जाएंगे, और बाकी जो भी रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? प्रॉफिट होगा। बोले गॉट द पॉइंट। अभी ध्यान से मैंने कहा चलो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी ध्यान से वैसा हमने यहाँ पे मान लीजिए एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया, किसके साथ में? दूसरे बंदे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया, जिसमें मैंने क्या एग्री किया कि आप अगर मुझे 20 लाख रुपए पे करते हैं तो मैं ये टीचिंग वगैरह का काम जो है वो क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा परमानेंटली, राइट। लेकिन सर ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में कल को जाके बिकॉज ऑफ एनी रीजन, राइट, मैंने सोचा कि नहीं यार, टीचिंग वाला जो काम था ना वो मेरा पैशन था, वो मेरा प्रोफेशन था, उसमें मुझे मजा आता था, इंटरेस्ट आता था, करने की इच्छा होती थी, तो वो काम तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, अपने टीचिंग के काम को मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया, राइट। तो सवाल ये आता है कि क्या यहां पे ये जो बंदा होगा ये कोर्ट में जा सकता है? क्या ये कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि प्रवीण ने वादा किया था कि आज के बाद वो टीचिंग का काम नहीं करेगा और उसने अपना वादा तोड़ा है, तो 20 लाख रुपए तो मुझे चाहिए ही चाहिए, साथ में जो उसने वादा तोड़ा है उसके लिए भी मुझे कंपनसेशन जो है वो चाहिए? तो आंसर इज नो सर। आप किसी भी इंसान को ट्रेड करने से मना नहीं कर सकते हो, आप किसी भी इंसान को कोई ऑक्यूपेशन करने से मना नहीं कर सकते हो, आप किसी भी इंसान को अपना प्रोफेशन जो है उसको कंटिन्यू करने से मना नहीं कर सकते हो। ऐसा एग्रीमेंट पहली बात तो बनाया नहीं जाना चाहिए, अगर बनाया गया तो वह एग्रीमेंट वॉइड रहेगा। गॉट द पॉइंट। और उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे आप कोर्ट में जाने की बात जो ना वो तो कतई नहीं कर सकते, यानी कि ये नहीं कह सकते कि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं भाई साहब, ऐसा कोई एग्रीमेंट था ही नहीं एक्चुअल में। अगर आप यहां पे बात करोगे तो ध्यान से देखिएगा। सो बोले अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 27 के हिसाब से बात करें, ठीक है, ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग, ध्यान से, अगर आप मुझे किसी अनलॉफुल काम को करने के लिए मना कर रहे होंगे, ठीक है, तुमको बोले पैसे दे रहे हैं, आज के बाद में किसी का मर्डर मत करना, आज के बाद में बोले तुम ये गलत वाले जो काम है वो मत करना, गैम्बलिंग वाला जो काम है वो मत करना, ठीक है, ये सब चीजें बंद कर दो, बोले उसके लिए पैसा अगर दिया गया होगा तो अलग बात होगी। लेकिन सर मैं कोई लॉफुल प्रोफेशन कर रहा हूं, ठीक है, सीएस का काम मैं कर रहा हूं, या फिर मैं कोई ट्रेड करने का काम कर रहा हूं, कोई चीज को परचेज करता हूं, मार्केट में जाके बेच के आ जाता हूं,
कोई चीज की डीलरशिप मेरे पास में, एज अ होलसेलर मैं काम कर रहा हूं, एज अ रिटेलर मैं काम कर रहा हूं, जिसकी वजह से हो सकता है, एंड ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में कंपटीशन जो होगा वो बढ़ेगा और उसकी वजह से इंपैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? तो क्या सामने वाला मुझे ये कह सकता है कि आप किसी भी टाइप का बिजनेस जो है वो मत करो, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात की जाती है, एंड इवन अगर कॉन्ट्रैक्ट बना भी लिया जाएगा तो उसे क्या कह दिया जाएगा भाई साहब? सीधा सीधा वॉइड एग्रीमेंट नाम जो है वो दे दिया जाएगा। मतलब सच एग्रीमेंट विल बी वॉइड एब इनिशियो। स्टार्टिंग से ही ऐसा जो एग्रीमेंट होगा उसे बोले वॉइड मान लिया जाएगा, उसको परफॉर्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन से बोले एक सेकंड, यहां पे ना कुछ एक्सेप्शंस की भी बात अपन करते हैं। कई बार कैसा होता है कि एक बंदे ने दूसरे इंसान के बिजनेस का गुडविल जो होता है ना, रेपुटेशन जो होता है, उसे ही खरीद डाला। उसे क्या कर लिया? उसे खरीद लिया। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी लोकेलिटी में कहीं पे शायद कोई मिठाई की दुकान होगी, ठीक है, मैं एग्जाम्पल यहां पे देता हूं कि हीरा लाल मिठाई वाला। गॉट द पॉइंट? आपके पूरे के पूरे लोकेलिटी में वो क्या है? बहुत फेमस है, कई साल पुरानी दुकान है बोले आपके लोकेलिटी में, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, हीरालाल मिठाई वाला। अब भाई साहब ये ध्यान से देखिएगा, आपने शायद वो मूवी देखी हुई, क्या नाम था उसका? अंग्रेजी मीडियम, शायद नॉट हिंदी मीडियम, कौन से वाली? अंग्रेजी मीडियम वाली, जहां पे जो इरफान खान होते हैं उसके पुश्तैनी, मतलब दादा के टाइम पे चालू करी हुई या परदादा के टाइम पे चालू करी हुई उनकी मिठाई की दुकान होती है एक लोकेलिटी में, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिटर होता है वो उनसे कहता है कि एक काम करो, तुम्हारा जो ये नाम है ना, इस नाम का ट्रेडमार्क जो है वो बोले हमको बेच दो, 4 करोड़ रुपए तुमको पे करने के लिए तैयार है, ये ट्रेडमार्क तुम हमको बेच दो। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पूरे ट्रेडमार्क का जो वैल्यू है, जो तुम्हारी गुडविल है, उसका पैसा अगर मैंने तुमको पे कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा मिठाई का जो बिजनेस था वो मैंने ले लिया भाई साहब। ये ऐसा एग्रीमेंट अगर होगा तो वो वैलिड रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या हुआ कि सर जो भी बंदा यहां पे एज अ कॉम्पिटिटर था, ठीक है, कौन था ये? कॉम्पिटिटर था। इसने क्या किया? इसने आपको पूछा कि सर आपको क्या लगता है कि आपके इस मिठाई की दुकान की गुडविल जो है वो कितनी होगी? बोले 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। तो ये बंदे ने कहा कि मैं आपको यहां पे 10 करोड़ रुपए पे करता हूं, और ये जो नाम आपने यहां पे अपने नाम पे रिजर्व करवाया हुआ है ना भाई साहब, नाम क्या है? हीरा लाल मिठाई वाला। एवरीबडी नोज अबाउट इट, बोले हर कोई बंदा जानता है कि हीरा लाल मिठाई वाला जो है वो बोले एक फेमस दुकान है, और आपका नाम कोई और यूज नहीं कर पाएगा जब तक ये चीज आप यूज कर रहे हो, और जब तक कि आप इसका अधिकार किसी और को बेच नहीं देते। गॉट द पॉइंट? तो ध्यान से भाई साहब, अगर ये जो नाम है इसका ट्रेडमार्क जो आपने अपने नाम पे रजिस्टर करवाया होगा, राइट, या फिर आपका जो बिजनेस है इसकी गुडविल से, गुडविल का मतलब क्या होता है? ब्रांड इमेज लगा लीजिए आप फिलहाल के लिए। गॉट द पॉइंट? जो गुडविल है, जो ब्रांड इमेज है, अगर वो मैंने परचेज कर लिया तो वैसा ये ऑफिशियल परचेज है। लोग ऐसा परचेज करते हैं, लोग ये कहते हैं कि हम आपके ब्रांड के नीचे सो एंड सो काम जो है वो करना चाहते हैं, या फिर रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो क्रिएट करना चाहते हैं, कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गॉट द पॉइंट? सर मैंने कहा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, बोले जगह का नाम है अलवर राजस्थान, ठीक है, जहां पे हीरा लाल मिठाई वाला जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और दूसरा कोई कॉम्पिटिटर होगा, उसने कहा कि मैं आपके इस ब्रांड नेम के लिए आपको पैसा पे करने को तैयार हूं, और रिक्वेस्ट आपसे ये करता हूं कि आज के बाद में आप मार्केट में सबसे पहली बात तो मिठाई का काम मत करना, दूसरी बात अगर करना भी होगा तो कोई और नाम ले लीजिएगा, लेकिन हीरा लाल मिठाई वाला ये पूरा नाम जो है ना, ये बोले आप यूज नहीं कर सकते। पैसे पे किए ना यार उसके लिए, बकायदा उसके लिए आपको यहां पे 10 करोड़ रुपए जो है वो आपको पे किया गया है, और आपने अपनी मर्जी से वो चीज मुझे क्या करी है? प्रोवाइड करी है। तो आप अपना काम करो मिठाई वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हीरा लाल मिठाई वाला नाम जो है वो नहीं होना चाहिए। ये जेन्युइन रहेगा साहब, ये समझ में, ये क्या रहेगा? ये रीजनेबल है, ये जेन्युइन है। भाई साहब मेरी क्या गलती है यार? मैंने आपको बोला कि 10 करोड़ रुपए मैं आपको दूंगा, बदले में आपके मिठाई की दुकान का जो नाम है, जो ट्रेडमार्क आपने अपने नाम पे लिया हुआ है, या फिर जो आपका गुडविल है, वो मुझे आप दे दीजिए, उसका पैसा दे रहा हूं मैं आपको। जेन्युइन चीज थी, अगर आपको नहीं पसंद था मना कर देते आप ये चीज के लिए। ये समझ में आया? चलिए तो ध्यान से देखिएगा,
अगर मैं एक्सेप्शन के बारे में बात, द एक्सेप्शन टू द रूल दैट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वाइड कैन बी क्लासिफाइड इनटू, दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टैट्यूटरी वाला। कौन से वाला? स्टैट्यूटरी वाला। मतलब सर कानून में बताया गया, सर शायद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया होगा या फिर किसी दूसरे एक्ट में ऐसा दिया गया होगा, लेकिन बोले लॉ में ऐसा लिखा हो। या फिर दूसरा सर बोले एज पर द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, मतलब सर केसेस वगैरह हुए थे सर, वो केसेस के अंदर कानून को देखने की कोशिश करेगी कि क्या कानून में ऐसा कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, हमें कोई जवाब नहीं मिला, तो हमने क्या सोचा, चलो एक काम करते हैं, कोर्ट जो है उसके जो जजेस हैं उन्होंने कहा कि यहां पे जस्ट एंड इक्विटेबल क्या होगा, जस्टिफाइड क्या चीज होगी, उसके बेसिस पे अपन क्या करते बोले डिसाइड कर देते। ये समझा? तो दो सिचुएशन यहां पे आ गई। सबसे पहला जो कानून में लिखा हुआ, दूसरा जो चीज बोले कोर्ट वगैरह में जब बोले इंटरप्रिटेशन किया गया, केसेस वगैरह जब आए तो उसमें क्या किया गया, ये चीज के बारे में एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया। गॉट द पॉइंट? सबसे पहले स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं। पहला ही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था क्या, सो व्हेन द गुडविल इज सोल्ड, तो जो बंदे ने गुडविल को बेचा होगा, हीरा लाल मिठाई वाला, ठीक है, जिसके पास में वो चीज थी, इज रिस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन द सिमिलर बिजनेस विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। सर आपको मिठाई वाले की काम करनी है, कर लीजिए बोले, कोई दिक्कत वाली, लेकिन नाम ये यूज मत कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने आपसे कहा कि ये लोकेलिटी में ये वाला काम मत कीजिएगा, ये भी चलेगा। सामने वाले को ये बोला जा सकता है कि यहां पे नहीं, कहीं और जाके आप ये वाला काम कर लीजिए, ऐसा भी बोला जा सकता है। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड वाला, वेयर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ये बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब। क्या? सब बोले दो तीन पार्टनर्स हैं, उन्होंने आपस में मिलके एक नया काम जो है वो स्टार्ट किया, कोई भी काम लगा ली। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मैं कभी किसी के साथ में पार्टनरशिप का काम करूंगा, तो ए, बी और सी ये तीनों लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, चलो बोले अपना एक चाय की दुकान खोलते हैं, ठीक है। तो एक चाय की दुकान खोली जिसका नाम हमने रखा नुक्कड़। गॉट द पॉइंट? वैसे स्टार्टिंग में सभी को लगता है यार पता नहीं यहाँ पे प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, चीजें प्रॉपर होंगी या नहीं होंगी, लेकिन यहां पे प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ। तो सी नाम के बंदे ने सोचा मैं एक काम करता हूं, यहां बोले चाय का काम जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन बाजू में ना एक और चाय की दुकान चालू कर देता हूं जिसका नाम दे देते हैं चाय की केटली। क्या ये चलेगा क्या भाई साहब? कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आपने अपने नाम से, ये बंदे ने सेम काम के लिए अगर एक और दुकान खोल ली, तो वो अपनी दुकान पे ज्यादा ध्यान देगा और हमारे पार्टनरशिप फॉर्म वाली दुकान पे कम ध्यान देगा। गॉट द पॉइंट? बायस हो जाएगा वो बंदा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये पार्टनर्स हैं वो इसके साथ में एग्रीमेंट कर सकते कि देखो भाई साहब अगर तुम यहां पे पार्टनर हो ना तो तुम वो वाला काम नहीं कर सकते। ये समझ में, ये वैलिड रहेगा, ये रिस्ट्रेंट कर सकते हो उसको। यस सर। क्या कहते हैं ध्यान से देखिएगा। सो बोले वेयर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म मेक एन एग्रीमेंट दैट अ पार्टनर शेल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म। अच्छा एक और चीज है, सो बोले अपन यहाँ पे फुल टाइम वाले पार्टनर हैं, जैसे मान लीजिए अगेन चाय की दुकान वाली बात है, बोले सुबह के टाइम पे एक बंदा बैठेगा, दोपहर के टाइम पे एक बंदा बैठेगा, शाम के टाइम पे एक बंदा बैठेगा और पूरे काम को वहां देखेगा। तो हमने एग्री किया, देखो भाई साहब कैसा होता है कि जब भी आप किसी बिजनेस की बात करते हो ना, तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम को देना। अगर आपने सही टाइम नहीं दिया तो ऐसे केस में आउटपुट जो है ना वो बोले प्रॉपर आपका आ ही नहीं पाएगा। आउटपुट क्या नहीं हो पाएगा, प्रॉपर नहीं आ पाएगा। तो बोले अपन तीनों आपस में इस बात को कमिटमेंट करते हैं इस एग्रीमेंट के हिसाब से कि हम ये पार्टनरशिप फर्म के अलावा कहीं भी और कोई और दूसरा काम करने वाले नहीं, ना तो ये सेम वाला और ना ही कोई और दूसरे वाला। ये हमने क्या किया, एग्री कर लिया। तो ऐसा चलेगा? यस सर ये भी चलेगा, ताकि इसी फर्म के अंदर आप अपना टाइम लगाओगे और इसी फर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो आप करोगे। गॉट द पॉइंट? वाइल ही इज अ पार्टनर द एग्रीमेंट इज वैलिड। ठीक है, ये चीज आपको कहां पढ़ने को मिलती है? दूसरा एक्ट जिसका नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि 1932 का है, वहां पे ये वाली चीज जो है वो अपने को पढ़ने को मिलेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सर। अच्छा अब यहां पे एक और पॉइंट ध्यान दीजिएगा। क्या? सो बोले ये सेकंड वाला तो पॉइंट तब का हो गया जब आप हमारी फर्म में पार्टनर हो, लेकिन कल को जाके अगर आप पार्टनरशिप फर्म को छोड़ने की बात करते, आपने कहा यार नहीं मेरा मूड नहीं है कि मैं अभी आपकी फर्म में पार्टनर हूं, ठीक है, तो ऐसे केस में द पार्टनर्स में एग्री दैट
on ceasing to be partner, they will not carry on any business similar to that of the firm within the specified period or within the specified local limits. मतलब आप ये पार्टनरशिप फॉर्म को तोड़ के क्या करने वाले हो, मुझे ही वापस से कंपटीशन देने वाले हो, हमारी ही पार्टनरशिप फर्म को वापस से कंपटीशन देने वाले हो. तो ऐसा हमारे बीच में एग्री हो सकता है कि यार एक काम करना, अगर हमारा आपस में नहीं पड़ता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ये लोकेलिटी में काम कर लेता हूं, तुम किसी दूसरी लोकेलिटी में काम कर लो. गॉट द पॉइंट. नुकसान होगा, मैं तुमको 30-40 लाख रुपए पे करने को तैयार. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस बात पे एग्री नहीं करना है, सीधा मना कर दो कि नहीं भाई साहब अलग हो जाते हैं, तुम तुम्हारा काम देखो, मैं मेरा काम देखूंगा, वही वाला काम करूंगा जो कि अपने पार्टनरशिप फर्म का था. आप मना कर सकते, लेकिन आपने पैसा ले लिया तो अब आप ये वाला काम नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट जितने स्पेसिफाइड पीरियड की बात की गई थी उतने पीरियड के लिए, और या फिर जितने लोकेलिटी के बारे में बात की गई थी उस लोकेलिटी के अंदर. ये समझ में आया. चलिए, सच एन एग्रीमेंट इज वैलिड इफ द रिस्ट्रिक्शन इंपोज्ड आर रीजनेबल. ये समझ में आया. ये कहता है आपका सेक्शन नंबर 36 ऑफ अगेन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. फिर अगला पॉइंट वापस से पार्टनर्स के ही बारे में भाई साहब, यानी कि अगर मैं 5 में से ये 3 पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो ये पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से दिए गए. क्या कहता है, वेयर द पार्टनर्स अपॉन और इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मतलब अंदाजा है कि शायद ये हमारा पार्टनरशिप फॉर्म जो है क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. डिसॉल्व मतलब खत्म हो जाना, बिखर जाना. ठीक है. of the firm make an agreement that some of all of them will not carry on business similar to that of the firm, it is a valid agreement. लगभग सेम पॉइंट हो गया भाई साहब. सी वाले में क्या हो रहा था कि 3 में से ए, बी और सी में से एक बंदा छोड़ के जाने की बात कर रहा था, और डी वाले में क्या हो रहा है, तीनों बोल रहे खत्म करते बोले अपनी ये चीज को, ये पार्टनरशिप को अपन क्या करते हैं, खत्म करते हैं. बोले क्यों, क्या बात हो गई, नहीं बोले यार मजा नहीं है बिजनेस में. एक के दिमाग में ऐसा था कि इन दोनों को हटाते हैं, अकेले नाम से मैं बिजनेस करूंगा और यहीं पे बिजनेस करूंगा, जो एग्जिस्टिंग बने हुए क्लाइंट रहेंगे वो बोले मेरे ही पास में आएंगे, किसी और के पास में नहीं जाएंगे. राइट. तो ऐसे केस में अगर आप धोखा, मतलब दूसरे पार्टनर्स को लग रहा है कि शायद हमारे साथ में धोखाधड़ी हो सकता है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, फिर अगर ऐसा है तो अपन ना यहां पे इस पर्टिकुलर चीज को डिसॉल्व करते हैं और ये एग्री करते हैं कि अगले 2 साल के लिए यहां इस लोकेलिटी के अंदर ना तुम और ना मैं क्या करने वाले हैं, सेम काम जो है वो कंटिन्यू करने वाले. ऐसा अगर आप लोगों ने एग्री किया होगा तो वो भी चलेगा सर. उसको भी आप ये नहीं कह सकते कि ये एग्रीमेंट आपका वॉइड रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते. फिर उसके बाद में अगला अ सर्विस एग्रीमेंट. भाई साहब ये तो बहुत सिंपल सी बात है. एक कंपनी के अंदर आपको जॉब मिली, जॉब का टाइमिंग जो है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का. ठीक है. कंपनी ने सर्विस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि देखिए सब, आपको यहां कंपनी में तन मन धन मतलब पूरा टाइम जो है सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक यही पे देना आपको. ठीक है. और इस टाइम पे आप कोई और काम नहीं करोगे. बदले में जो सैलरी आपको पे की जाएगी इट विल बी 50 to 60,000 रुपीज पर मंथ. आपने एग्री कर लिया, आपने कहा ठीक है सर मैं नहीं करूंगा. लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद में 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 1 साल के बाद में आपको कहीं से स्कीम का पता चला, बोले चेन बनाइए. अगर चेन बनाओगे तो बोले 6 महीने के बाद में जॉब को भी छोड़ दोगे और BMW गाड़ी जो है उसके बोले मालिक बन जाओगे. आपने सोचा बढ़िया काम है, एकदम बढ़िया स्कीम है, बोले डबल पैसा होगा. बोले क्या होगा, ऑफिस में जाके बैठूंगा, वहां जाके ऑफिस का ही कंप्यूटर में यूज करूंगा और उस कंप्यूटर को यूज करके क्या करूंगा, चेन बनाने वाला काम जो है वो करूंगा. लोगों को फोन लगाऊंगा, उनको कहूंगा कि भाई साहब तुम ये चीज को परचेज कर लो, इससे चेन बनेगी, तुम्हारा भी बेनिफिट होगा, मेरा भी बेनिफिट होगा, वगैरह वगैरह वगैरह. यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट का टाइम पीरियड आपका था उसी टाइम पीरियड में अगर आप कोई दूसरा काम भी करते हो तो इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा और ये काम करना आपको कतई अलाउ नहीं किया जाएगा. ये ध्यान रखिएगा. गॉट द पॉइंट. चलिए सर, a service agreement may restrain the employees from working elsewhere during the period of employment. जब तक आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हो आप कहीं भी और, कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, कहीं भी और काम नहीं करोगे क्योंकि आपका पूरा टाइम जो है वो तो कंपनी के लिए अलॉट हो चुका है. आप कहीं और काम कैसे कर सकते हो. दूसरी बात एक और ध्यान से सुनिएगा, आपका ऑफिस का टाइम जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का है. कभी कभार आपको ओवर टाइम वगैरह करना पड़ सकता है, एक नॉर्मल वाली चीज है, लेकिन
आपके बॉस का रात को 10 बजे आपको फोन आता है, बोले क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं, बोले थोड़ा सा कॉल सेंटर वगैरह मैंने ज्वाइन कर रखा है, 1 घंटा वहां पे कॉलिंग। क्यों कर रहे हो? आपको क्या करना है सर? मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे एक्स्ट्रा टाइम के अंदर मैं जो चाहूं वो करूं, आपको क्या प्रॉब्लम है वो चीज के अंदर? ये समझ में आया? अगर रिस्ट्रिक्शन डालने की बात कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन वैलिड तब रहेंगे जब आप बात कर रहे हो मेरे ऑफिस टाइमिंग में, और जब मैं ऑफिस के लिए काम करता हूं उस टाइम में। सर संडे को ऑफिस नहीं होता है सर, संडे के दिन अगर मैं कोई दूसरा काम करना चाहता हूं जहां से मैं एक्स्ट्रा मैकेनिक का काम करता हूं, मेरे को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? संडे वाले दिन ऑफिस के लिए काम करना, ये हमारे बीच में एग्री नहीं हुआ था, आई कैन डू दैट। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। चलिए फिर उसके बाद में अगला आता है एक्सेप्शन अंडर द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या? रिस्ट्रेन बाय द ट्रेड कॉम्बिनेशंस। रिस्ट्रेन बाय व्हाट? ट्रेड कॉम्बिनेशन। सर कई बार ऐसा होता है, अगर आप आज के जमाने में बात करोगे तो क्या होता है कि जो कंपनीज वगैरह होती है ना, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कभी तो भी इकोनॉमिक्स वगैरह में कि सर क्या बोलते हैं उस चीज को, ड्यूओपोली वगैरह। ए नाम की कंपनी है, वो कहती है कि अगर मैं प्रोडक्ट लूंगी तो सिर्फ बी से लूंगी, बी के अलावा किसी और से नहीं लूंगी। या फिर ए नाम की जो कंपनी है जो कि कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो कहती है कि अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं तो डीलर सिर्फ एक ही रहेगा, नाम क्या है? बी, आपको उसी से लेने पड़ेंगे, उसके अलावा किसी और से नहीं मिलने वाले। एक्सक्लूसिव वाला कॉन्ट्रैक्ट है भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं मारुति सुजुकी के बारे में, गॉट द पॉइंट? तो मारुति सुजुकी की जो प्रीमियम सेगमेंट वाली कारें हैं, जैसे बलेनो की बात कीजिए, राइट, या फिर आप सियाज की बात कीजिए, तो उसका जो डीलरशिप होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है? नेक्सा के पास में। उसके अलावा क्या कोई दूसरी, जैसे जहां पे आपको मारुति स्विफ्ट मिलती है या फिर डिजायर मिलती है या फिर बरेजा मिलती, क्या वहां पे मिल पाएगा? क्या नहीं सर। आपको अगर बलेनो वगैरह परचेज करना होगा, सियाज वगैरह परचेज करना होगा, एसक्रॉस परचेज करना होगा, इग्निस परचेज करना होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कहां पे जाना पड़ेगा? सर नेक्सा के पास जाना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? एग्रीमेंट हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में कि हमारे अलावा आप किसी और का प्रोडक्ट जो है वो बेचने वाले नहीं हो, और इसने भी एग्री किया है कि अगर मैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो सिर्फ आपके थ्रू करूंगा, इसके अलावा किसी और के थ्रू नहीं करने वाला। ये भी चलेगा सर। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। नाउ अ डेज इट इज कॉमन टू फॉर्म अ ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशनल एसोसिएशन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अ कॉम्बिनेशन। हम दोनों बोले साथ में मिलकर काम करेंगे, और सिर्फ हम दोनों ही साथ में मिलकर काम करेंगे, इसके अलावा कोई और यहां पे आने वाला नहीं है। ठीक है। दीज एसोसिएशंस यूजुअली फ्रेम the rules, regulations and conditions of the trade, sometimes fix up the prices to be charged or fix up the mode of selling the product or services etc. चलेगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो मैंने आपको बताया सर, मारुति की प्रीमियम वाली कारें सिर्फ नेक्सा से ही बिकने वाली, उसके अलावा कहीं और से। ठीक है। All these bind the members, although these restrain the freedom of action of the member. एक और चीज, आपने वो किडनी वाले फोन के बारे में तो सुना ही होगा, एप्पल है सर। जो एप्पल नाम की कंपनी है, ध्यान से देखिएगा, जो एप्पल नाम की कंपनी है उसने बोले एक ही कंपनी के साथ में सीधा सीधा क्या कर लिया है? काइंड ऑफ एग्रीमेंट कर लिया है। नाम क्या है? इंस्पायर। अगर आप देखोगे किसी भी मॉल वगैरह में जाके तो मैक्सिमम केसेस में आपको ऐसा मिलेगा कि बोले ये एप्पल का प्रोडक्ट जो है वो इंस्पायर नाम का आउटलेट जो है वहीं पे ही मिलेगा, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। एक्सक्लूसिविटी। और सर अगर आप इंस्पायर के शोरूम में जाते हैं तो वहां पे एप्पल प्रोडक्ट्स के अलावा आपको कोई भी दूसरा प्रोडक्ट जो है वो मिलने वाला नहीं, राइट। यानी कि एक्सक्लूसिविटी का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप यहां पे करें, जिसमें क्या कहा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स को बेचोगे, उसके अलावा कोई भी और प्रोडक्ट्स को नहीं बेचोगे, सर ऐसा चलेगा सर? ऐसा अगर दो पार्टीज के बीच में कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जा रहा है और दूसरे प्रोडक्ट्स में डील करने से रिस्ट्रेन किया जा रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे आप क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सक्लूसिविटी। क्या ये चलेगा? क्या दौड़ेगा? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर, इट्स ओके, इट इज कंप्लीटली ओके सर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला, रिस्ट्रेन बाय द सोल सेलिंग एग्रीमेंट। ये भी लगभग वही वाला होगा जो मैंने आपको एप्पल वाला एग्जांपल दिया। सर बोले अगर हमारे बिहाफ पे कोई चीज को बेचने की बात करी जाए तो उसके लिए ऑलरेडी हमने एक एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है, और वो इकलौता ही है, सोल मतलब अकेला, वही बेचेगा, इसके अलावा और कोई भी नहीं बेचने वाला। ठीक है। समटाइम्स अ सेलर और अ प्रोड्यूसर एग्रीज टू सेल हिज एंटायर गुड्स टू अ
sole selling agent or exclusive dealer in a particular area and who in turn also agree not to deal in the goods of any other producer, such an agreement is valid and उसे आप restraint in trade नाम नहीं दे सकते। ये समझ में आया क्या भाई साहब? इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। चलिए एग्जांपल यहां पे लेके चलते, दो एग्जांपल आपको दिए गए हैं 12 नंबर का। क्या कहता है सब? बोले शांति नाम की एक महिला है, उन्होंने 9,000 रुपए दिए वीनस को, क्या करने के लिए? बोले अपना बिजनेस जो है ना उसको बंद कर दो इनटू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन नागपुर। नागपुर करके एक शहर आता है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे बोले काम मत करो, बोले तुम ये बिजनेस मत करो, नागपुर में मत करो, नागपुर के बाहर जाके कर लो, बोले ठीक है। और उसके लिए क्या किया? 9,000 रुपए जो है वो भी पे करने के लिए एग्री किया, ठीक है। नाउ वीनस डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, ओप्स, पैसे भी ले लिया और फिर उसके बाद में काम करना भी शुरू कर दिया। नाउ शांति फाइल्ड सूट फॉर द सम, व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेस? क्या होगा सर? अब ये ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन नंबर 27 वापस से क्या कहता है? That every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind to that extent is void. सर ऐसा मना नहीं कर सकते ना आप किसी को। गॉट द पॉइंट? वापस से वही वाली चीज आती है कि आप क्या चाहते हो कि सिर्फ आप ही के पास में मोनोपोली रहे और बाकी जो लोग थे वो मार्केट से क्या हो जाए? गायब हो जाए। ये कैसे चलेगा सर? हाँ, पैसा आपने 9,000 दिया था, ये बोले वापस लेने की बात कर लो, मैं आपको वापस दे देता हूं पैसा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे तो यहां पे ये चाहिए कि आप काम ही ना करो ना भाई साहब, ऐसा नहीं बोला जा सकता। बकायदा इसके लिए केस हुआ था, क्या था? मेडहब चंदर वर्सेस रेकोमार, बहुत पुराने वाला केस था। लेकिन हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर जो आपका रिस्ट्रिक्शन यहां पे डाला जा रहा है वो सही में जरूरी होगा तो अलग बात। अब ये जरूरी कब होगा इसके लिए अलग अलग टॉपिक्स हैं, आगे चल के अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सो बोले राम नाम का बंदा है, एंटर्ड इनटू अ बॉन्ड विद द कंपनी टू सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। राम नाम के बंदे ने कहा एक कंपनी को, सर बोले मुझे जॉब दे दो, जॉब की बहुत जरूरत है, मैं बोले 5 साल आप ही के लिए काम करूंगा, उसके अलावा किसी के लिए काम नहीं करूंगा। कंपनी ने कहा कि हमारा जो काम होता है वो तुम्हें करना आता है? नहीं सर नहीं आता, पर हां आप सिखा दोगे तो बड़ी ईमानदारी से बोले मैं काम को सीखूंगा भी और सीखने के बाद में उस काम को करूंगा भी। एग्री किया उसने, ठीक है। 5 साल का बॉन्ड साइन कर लिया। इन केस राम लीव द जॉब अर्लियर, अगर 5 साल के पहले तुम जॉब छोड़ के जाते हो एंड ज्वाइन एल्सवेयर विद द कंपनीज कॉम्पिटिटर विद इन दीज 5 years। अब ये ध्यान से सुनो भाई साहब, हो सकता है कि आपको शहर छोड़ के जाना पड़े, हो सकता है कि आपको शहर छोड़ के जाना पड़े क्योंकि आपके मम्मी की तबीयत खराब होगी, पापा की तबीयत खराब होगी, जो उस शहर में रहते हैं दूसरे शहर में। वी अंडरस्टैंड द पॉइंट, कोई बात नहीं, वहां जाके आप जो जॉब करना चाहते हो कर लीजिएगा, लेकिन आपने जॉब को छोड़ा क्यों? सर बोले आप तो बोले साल भर का पैकेज 10 लाख का दे रहे थे, दूसरी कंपनी जो है मुझे 15 लाख का पैकेज। अच्छा भाई साहब, मतलब काम तुम हमारे यहां से सीख के जा रहे हो और जॉब कहीं और पे जाके करोगे, क्या ये अलाउड रहेगा? क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस विल नॉट बी अलाउड एवर भाई साहब, ये कभी भी आपको अलाउड नहीं रहेगा। गॉट द पॉइंट? ध्यान से। ही वॉज लाइबल फॉर द डैमेज, राम वॉज imparted necessary training but he left the job and joined another company by taking a plea that agreement in restraint of profession is void। अच्छा, बड़े होशियार हो तुम तो भाई साहब, बड़े हैवी ड्राइवर निकले तुम तो। मतलब पूरा काम तुमने यहां से सीख लिया और जब कंपनी ने आपको ब्रशअप किया और आपको एक वैल्यूएबल मैन बनाया, आप चले गए दूसरी कंपनी में, वहां जाके इंटरव्यू देके आ गए, बोले मेरे को सो काम करना आता है, पैकेज अच्छा खासा दो, मैं आपके पास ना जाऊंगा। बकायदा आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में आप दूसरी कंपनी में जाके ज्वाइन नहीं कर सकते, कंपनी आपके ऊपर केस कर सकती है क्योंकि जेन्युइन भी है, रीजनेबल है सर, है काम पूरा आपने यहां पे सीखा और जब कंपनी को सर्व करने की बात आई तो आप मुंह उठा के कहीं और चले गए। दिस इज नॉट अलाउड। गॉट द पॉइंट? देखिए ध्यान से। It is correct that agreement in restraint of trade is void, but if such restrictions are reasonable, कंपनी का पॉइंट भी सही है, मत बनाओ बोले तुम हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट, तुम भी कभी भी छोड़ के जा सकते हो, हम भी कभी भी छोड़ के जा सकते हैं तुमको, लेकिन ये ध्यान से काम हम नहीं सिखाएंगे, तुमको काम आता है तो कर लेना, नहीं करोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, वैसा कर लो। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। Then they are allowed. The restraint was reasonable as it was no more than is necessary for the protection of the company. केस कौन सा हुआ था? सब निरंजन वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का केस हुआ था, जिसमें
निरंजन भाई साहब जो एम्प्लॉय थे कंपनी के, वो क्या निकले, वो बोले यहाँ पर काइंड ऑफ धोखेबाज जो हैं वो कहीं ना कहीं निकले। तो क्या ये अलाउड रहेगा क्या भाई साहब? नहीं सर, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। ऐसा बोले आप कतई नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है सर, लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जिसका नाम क्या है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन नंबर 28। बात अपन पहले कर चुके। मैंने क्या बताया था कि सर ए नाम का बंदा है जिसने बी नाम के बंदे का मर्डर कर दिया। गॉट द पॉइंट? कॉमन सेंस की बात है कि सी नाम का जो बंदा है वो ए के ऊपर केस कर सकता है, लेकिन ए ने सी से कहा एक काम कर यार, मैं तेरे को पैसा देता हूं, तो मेरे ऊपर केस मत कर। सी ने पैसा ले लिया लेकिन फिर भी केस कर दिया। तो क्या ए कोर्ट में ये कह सकता है कि सर इसने मेरे से पैसा लिया था, ये कहा था कि मेरे ऊपर केस नहीं करेगा, इसको बोलो कि केस वापस ले ले? आंसर इज नो सर, ऐसा नहीं कर सकता। ध्यान से देखिएगा। सब बोले ऑल द एग्रीमेंट्स विच इंटरफेयर विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। जहां पे आपने ऐसा कुछ एग्री किया होगा, एक सेकेंड, हाँ जी, जहां पे आपने ऐसा कुछ एग्री किया होगा कि अगर आप पैसे देते हो तो मैं आपके ऊपर केस वगैरह नहीं करूंगा, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो होगा वो बोले यहां पे वैलिड माना नहीं जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ओके गाइज, पेंसिल जो है वो ड्रेन हो गई है, थोड़ा सा उसको चार्ज कर लेते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वाली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।